गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो जो हमने प्रीवियस क्लास में आपके लिए देखे गए थे। आपका जो होम असाइनमेंट था, आपका एक जो प्रैक्टिस वर्क था वो हमने दिया था और कहा था कि इनका यूपीएससी नेमिंग करनी है, साथ में सिस ट्रांस या इजेड इस पे जो आइसोमेरिज्म है उसको अपन को आइडेंटिफाई करना था। उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा इनका नामकरण और सिस ट्रांस या इजेड इसको मेंशन किया होगा। तो सबसे पहले हम इस स्पीसीज की बात करते हैं, तो इसका नामकरण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे कितने कार्बन की बन सकती है। यहाँ पे 3 कार्बन है, वो कंटिन्यू स्ट्रेट चेन में जब तक आपको एक कंडेंस्ड फॉर्मूले के रूप में दिया जाए, एक सूत्र के रूप में दिया जाए, तो हमेशा उसको एक स्ट्रेट चेन मानी जानी चाहिए। तो 3 कार्बन यहाँ है, चौथा अगर मैं इसको काउंट करूँ 5, 6 और 7 कार्बन की यहाँ पे चेन बन सकती है। तो 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट। अब बात करते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, कि इस एंड से नंबरिंग करोगे तो 3 तो ऑलरेडी है, चौथा कार्बन ये होगा 4, 5, मतलब चौथे पे डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन अगर इधर से करोगे तो 2 और 1 3 पे ही आ जाएगा, तो 3 इन कहेंगे। इधर से नेमिंग चलेंगे तो 1 2 3 4 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल, तो हम कहेंगे 4 मिथाइल हेप्ट 3 इन इसकी नेमिंग है। बात करते हैं सिस ट्रांस। तो क्या हम सिस ट्रांस कह सकते हैं इसके लिए, हम कहेंगे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि समान समूह नहीं है। तो इजेड कहेंगे। इजेड के लिए हमको प्रायोरिटी ग्रुप चेक करना पड़ेगा। प्रायोरिटी में देखो यहाँ है C3H7 और यहाँ है CS3। कैसे चेक करोगे? C3H7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, H H H H H H और H। तो देखो CS2 CS2 CS3 और CS3 को कैसे लिखेंगे, H H एंड H। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, देखो माना कि ये इस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए हैं ये दोनों कार्बन, तो इस कार्बन से अब यहां से इस कार्बन के आधार पर हम इनका प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, आगे वाले एटम्स की तरफ चलेंगे। और यही प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक कि हमको प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं मिल जाता। तो ये कार्बन दोनों सेम है कि इस समय देखो समान स्थितियों पे है। तो इससे आगे चलो, ऊपर चले हाइड्रोजन, इससे ऊपर चले हाइड्रोजन सेम है, यहां से भी प्रायोरिटी का निर्धारण नहीं हो रहा। फिर वापस आओ आगे, यहां से नीचे गए हाइड्रोजन, यहां नीचे गए हाइड्रोजन, भैया यहां पे भी सेम है, यहां से भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब आगे चलोगे, इधर चलोगे तो कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, इससे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो यहां पे अलग परमाणु मिल गए अपन को। तो अलग परमाणु मिला है तो कार्बन नंबर 6 पे आता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और हाइड्रोजन नंबर 1। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हो। तो ग्रुप कौन सा है हमारे पास, प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा आ गया, ये वाला। तो दूसरा नंबर ये हो जाएगा। इसमें आप प्रायोरिटी चेक करोगे तो डेफिनेटली कार्बन नंबर 1 और हाइड्रोजन वाला नंबर 2। अब इसको चेक करो कि प्रायोरिटी ग्रुप जो हैं वो कहां आ रहे हैं, प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ रहे हैं, सेम ग्रुप इस पे आ रहे हैं क्या, तल पे देखो प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड क्या होते हैं, ई या जेड, जेड। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, जेड एल्कीन है, नेमिंग हो जाएगी 4 मिथाइल हेप्ट 3 इन या 3 हेप्टीन। क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल को मेंशन करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स में चेक करोगे तो वही फॉर्मूला है। क्या हम किसी ग्रुप के रेफरेंस में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या आइडेंटिफाई, सिस ट्रांस नहीं कर सकते, इजेड पे जाओगे। लेकिन पहले नेमिंग कर लेते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की बन सकती है मैक्सिमम, 5 के लिए होता है पेंट। बात करते हैं डबल बॉन्ड की स्थिति, इधर से करोगे तो नंबर 3rd है, इधर से करोगे तो नंबर 2nd है। क्लियर है। तो सेकंड वाली पोजीशन दोगे तो 2 इन, तो नंबरिंग 1 2 3 इसको दोगे तो 3 पे क्लोरो भी तो है, नेमिंग हो जाएगी 3 क्लोरो 2 पेंटीन या 3 क्लोरो पेंट 2 इन। क्लियर। इजेड की बात करते हैं, इन दोनों में से तो प्रायोरिटी ग्रुप ये वाला, ये नंबर 2। इन दोनों में भी देखो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, और इधर कौन है, क्लोरीन। तो बताओ प्रायोरिटी में कौन आएगा, क्लोरीन को नंबर देते हैं अपन पहले। तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2। फिर से देखो वही कंडीशन आ रही है, सेम ग्रुप की बात ना करते अपन कहेंगे प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहा है, प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है। तो ये एक तरफ आ रहे हैं तो फिर से कौन सी बनेगी,
जेड एल्किन। तो ये इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने एल्किनों पर चेक किया था इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनके स्ट्रक्चर, इनका MOS बना चुके हैं, इनका नामकरण कर चुके हैं और साथ में आइसोमेरिज्म भी चेक कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन, एल्कीन बनाने की विधियां कैसे हम बना सकते हैं। तो वो हमारे पास बहुत सिंपलेस्ट मेथड होते हैं दो, तो जिनके थ्रू हम एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। हम पढ़ के आते हैं, पहला एल्कोलो के निर्जलीकरण से और दूसरा एल्किल हैलाइडो के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण से। तो हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहला मेथड है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। एल्कोहल के निर्जलीकरण से, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सिंपल सर, देखो इंग्लिश कितनी इजी है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जल का निष्कासन करवा दीजिए, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाती है। तो डिहाइड्रेशन जब अपन करवाते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम एक विशेष नाम से और जानते हैं, और रिएक्शन होती है बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है वो समझना। यहां पे एल्कीन का बनना वास्तव में बीटा हाइड्रोजन पे निर्भर करता है कि जब किसी एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाया जाता है तो OH ग्रुप के संदर्भ में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्कीन मुख्य उत्पाद बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा विलोपन अभिक्रिया में वास्तव में क्या होता है कि दो सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध बनता है। शायद हम ये पहले भी चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो सिग्मा बंध टूटते हैं तो एक पाई बंध बनता है, एक पाई बंध टूटता है तो दो सिग्मा बंध बनेंगे। यहां पे हम दो सिग्मा बंधों की बात कर रहे हैं कि एक OH ग्रुप के संदर्भ में, या ये कहें कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से दो सिग्मा बंध टूटेंगे और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अब अल्फा कार्बन कौन सा, यहाँ पे एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो OH ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा होता है वह कहलाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा का जो पड़ोसी होता है नियर बाई वो होता है बीटा। तो चूंकि एल्कोहलों के निर्जलीकरण में OH समूह के साथ OH ग्रुप के संदर्भ में बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, परिणाम स्वरूप इन अभिक्रियाओं को बीटा विलोपन कहा जाता है, जिनमें मुख्य उत्पाद एल्कीन बनती है। जो एल्कीन बनेगी मुख्य उत्पाद वो सैडजेफ के नियमानुसार बनती है। अब बात आती है कि सैडजेफ का नियम क्या है। तो हम बात करेंगे पहले एक बार एलिमिनेशन की, उसके बाद सैडजेफ नियम की बात करते हैं कि पहले वास्तव में पता तो चले कि एल्कीन बन कैसे रही है। क्लियर? तो हम डिस्कस करते हैं कि एल्कीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। हमने एक एग्जांपल मेंशन किया है, एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है CH3CH2OH। एसिडिक रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में और डेफिनेटली प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, हमने कहा क्या है, निर्जलीकरण का है तो H2O का निष्कासन तो करवाना है। ठीक है, अब वास्तव में ये बना कैसे, ये हम इसकी मैकेनिज्म से पता करेंगे। मैकेनिज्म यहां पे एक्चुअल में 3 स्टेप्स में चलती है। पहले स्टेप्स में प्रोटोनेशन होता है, दूसरे स्टेप्स में डिहाइड्रेशन होता है, या ये कहें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, और तीसरे स्टेप्स में बात करें तो वो होते हैं डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, डिहाइड्रेशन, डीप्रोटोनेशन, 3 स्टेप्स हो गए।
तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट ये कहती है कि भैया आप प्रोटोनेशन करवा दीजिए। प्रोटोनेशन कहाँ से होगा? हमने कहा ये अम्लीय माध्यम लिया है तो अम्ल H+ की अवेबिलिटी कर देता है। चाहे तो अपन H2SO4 की फॉर्म में रख सकते हैं। ये लो साहब H2SO4 ले लें तो ये प्रोटोन उपलब्ध करवाने का काम करेगा। H2SO4 डिसोसिएट होगा H+ प्लस HSO4 माइनस में। अब ये जो H2SO4 से H+ का निष्कासन हुआ है वो यहाँ पे इस एल्कोहल पर प्रोसीड होता है तो CH3CH2OH प्लस H+, OH प्लस H+। अब यहाँ पे अपन को ये पता है कि एल्कोहल में जो OH समूह होता है उस पर लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं, जबकि इस प्रोटॉन के पास, इस H+ के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये इस पर अप्रोच करता है, ये कहें कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर वो डोनेट होते हैं किस पर? हाइड्रोजन की तरफ, और वो बॉन्डिंग बना लेती हैं। तो यहाँ से बनेगा CH3CH2OH, H और खुद पर ले लेता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पहले स्टेप है जिसमें प्रोटोनेशन होता है। स्टेप सेकंड कहती है कि भैया आप इसका डिहाइड्रेशन करवा दीजिए। तो सेकंड स्टेप क्या होती है? डिहाइड्रेशन कह दें, या इसी स्टेप को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? धनायन का बनना। कार्बोकैटायन मीन्स क्या है? धनायन का बनना। तो ये यहां से CH3CH2OH H+। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ शिफ्ट होना है? ऑक्सीजन की तरफ। ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। ऑक्सीजन को निकालेगा, जो बंद के इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो जब बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो पीछे कार्बन पर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। इससे हो गया भैया डिहाइड्रेशन। ये लो H2O और स्पीशीज बन गई CH3CH2+। तो हमने यही तो कहा डिहाइड्रेशन ये रहा, या ये कहें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ये रहा। तो बात एक ही है, या तो निर्जलीकरण की बात कर दें या कार्बोधनाइन का बनना कह दे, बात एक ही है, लेकिन स्टेप ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। स्टेप थर्ड अपन ने क्या कही थी कि वापस डीप्रोटोनेशन करवाता है ये। तो स्टेप थर्ड होती है डीप्रोटोनेशन। प्रोटोन, देखो प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटोन का जुड़ना, H+ का जुड़ना, और डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का निष्कासन, वापस हटता है वो। पहले स्टेप में जोड़ा है अपन ने, तो लास्ट स्टेप में वो वापस हटेगा। वापस हटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं CH2H CH2+। तो देखो हमने इस CH3 को CH2H की फॉर्म में रख लिया। तो डीप्रोटोनेशन जब हम करवाते हैं तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रह जाता है? पीछे पॉजिटिव चार्ज। तो ये H+ का निष्कासन हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन पर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। तो ये बना CH2CH2, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर बंध का निर्माण कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि ये जो स्पीशीज है वो किस में चेंज हो जाती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में चेंज हो जाती है। जो ये रहा प्रोडक्ट, अपन इस साइड यही बनाया था, चेक कर लो। और साथ में निष्कासन किसका हुआ है? ये प्रोटॉन जहां आया था वहां वापस चला जाता है, क्योंकि ये काम आ चुका है, HSO4 बचा हुआ है। तो ये लो साहब H+ प्लस HSO4 माइनस कन्वर्ट इनटू H2SO4। H2SO4 तो वापस मिल गया। अभिक्रिया में हुआ क्या कि इसमें से जल का निष्कासन हो गया, ये रहा। बात समझ में आ रही है? तो 3 स्टेप्स में रिएक्शन प्रोसीड होती है। पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन, जिसमें प्रोटॉन जुड़ता है। दूसरा स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, या ये कहें कार्बोधनाइन का बनना। दूसरा स्टेप ध्यान रखना, कार्बोधनाइन का बनना। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है वापस डीप्रोटोनेशन।
लेकिन यहां पे जो सेकंड स्टेप है इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं अपन। इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमारे लिए? क्योंकि यहां पे क्या बनता है, कार्बोधनाइन बनता है। लेकिन अब ध्यान रखना है कि अगर कार्बोधनाइन में पुनर्विन्यास होता है, कार्बोधनाइन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, और वो रीअरेंजमेंट क्यों होता है? वो रीअरेंजमेंट होता है कार्बोधनाइन की स्टेबिलिटी के लिए, कि वो स्थायित्व प्राप्त कर सके। बात समझ में आ गई? तो ये जो कार्बोधनाइन बना है यहां पे, इसके लिए एक चीज लिख सकते हैं सेकंड स्टेप में, ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ जहां कार्बोकेटाइन बना है, कि अगर कार्बोधनाइन में पुनर्विन्यास होता है, अगर कार्बोधनाइन में पुनर्विन्यास होता है तो वह होगा ही होगा। यह ध्यान रखना है, यह मस्ट कंडीशन है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनना समझना, कि जो सेकंड स्टेप में कार्बोधनाइन बना है, अगर वो पुनर्विन्यासित होता है, कि अगर कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास होता है तो वह होगा ही होगा, मस्ट है। रीजन है स्टेबलाइजेशन, कि कार्बोधनाइन स्थायित्व की तरफ जाएगा और आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगर मान लो कार्बोधनाइन स्टेबलाइज्ड नहीं हो रहा, स्थायी नहीं हो रहा, तो ये वापस क्या करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाता। इसलिए कार्बोधनाइन में रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल है तो करवाइए। अब यहां पे रीअरेंजमेंट के दो तरीके होते हैं। रीअरेंजमेंट का दो तरीका क्या है? देखो, पहली बात तो यह है कि रीअरेंजमेंट हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है, नाभिक स्नेही रीअरेंजमेंट होता है। हमेशा जो भी ग्रुप रिमूव होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे CH3 ग्रुप हो, वो इलेक्ट्रॉनों को लेके निकलता है। तो वो खुद जो स्पीशीज बाहर जाएगी वो माइनस चार्ज कंटेन करती है। माइनस चार्ज कंटेन करने वाली स्पीशीज कहलाती है न्यूक्लियोफाइल। तो हम इस रीअरेंजमेंट को, कार्बोकेटाइन में जो रीअरेंजमेंट बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, नाभिक स्नेही पुनर्विन्यास। क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज मेंशन कर देते हैं अपन। तो पहली अभिक्रिया है प्रिपरेशन मेथड में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से उसके प्रोडक्ट बनते हैं, और उसके बाद अगर उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो रीअरेंजमेंट भी अपन करवा के चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए हम एक अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल अपने पास CH3 CH2 CHOH CH3, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं अपन। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है दो उत्पादों की। पहला उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। भाई यहां अपन ने कहा है कि जहां OH समूह जुड़ा हुआ है उसके संदर्भ में ये अल्फा कार्बन, और अल्फा का पड़ोसी क्या बताया अभी अपन ने, बीटा। तो ये भी तो पड़ोसी है, ये भी बीटा है, और ये भी पड़ोसी है तो ये भी बीटा है। हमने विलोपन अभिक्रियाओं में यही बात कही है कि इनमें जो विलोपन होता है सामान्यतः वो बीटा हाइड्रोजन से होता है। तो अगर मान लो कि इस बीटा हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटे OH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन करवाएं तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, ये रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पे यूज करते हैं सेडजेफ का नियम। सेडजेफ नियम, सेडजेफ रूल। अब सेडजेफ रूल क्या कहता है वो समझिए, उसके आधार पर अपन इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेडजेफ का नियम ये कहता है कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है। पहली परिभाषा इन्होंने क्या दी कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद बनाती है, मुख्य उत्पाद बनाती है।
मुख्य उत्पाद बनाती है, मतलब उत्पाद के संदर्भ में बात कही इन्होंने पहली परिभाषा। यहाँ पे ये उत्पाद है, एल्कीन वाला जो कार्बन है उसको मैं सर्कल कर रहा हूं, देखो ये एल्कीन वाला कार्बन है और यहाँ पे ये एल्कीन वाले कार्बन है, डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन परमाणुओं पर एल्कीन माना गया है। तो अगर हम पहले ही स्पीशीज में बात करें तो हाइड्रोजन कभी भी प्रतिस्थापी समूह नहीं होते। तो अगर इस एल्कीन की बात करता हूं तो मेरे को केवल एक प्रतिस्थापी मिल रहा है CH2CH3, मतलब एथिल समूह मिल रहा है। कितने प्रतिस्थापी है? प्रतिस्थापियों की संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अधिक प्रतिस्थापी, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस पे प्रतिस्थापी कितना? एक। अगर इस सर्किल को आप चेक करोगे तो एक प्रतिस्थापी ये रहा, एक प्रतिस्थापी ये रहा, प्रतिस्थापी मिले दो। सेडजेफ यही तो कहता है कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद बनाती है। इसके हिसाब से ये क्या हो गया? मुख्य उत्पाद बन गया, मुख्य उत्पाद हो गई। किसके आधार पर? सेडजेफ के नियम अनुसार। अब बात करते हैं कि दूसरी परिभाषा क्या कहती है। दूसरी परिभाषा ये कहती है कि यदि इसमें बीटा हाइड्रोजन विलोपित होता है OH के संदर्भ में, तो यहां पे कहा जाता है कि यदि अभिकारक में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन, एक से अधिक का मतलब पोजीशन के संदर्भ में है, बात समझ पा रहे हो? एक से ज्यादा का मतलब पोजीशन एक से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि अभिकारक में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, या एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन को छोड़ो, एक से अधिक बीटा कार्बन कहें तो प्रेफर्ड रहेगा कि यदि अभिकारक में एक से अधिक बीटा कार्बन परमाणु या कार्बन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है और उन पर बीटा हाइड्रोजन है, तो वह बीटा हाइड्रोजन पहले विलोपित होती है, तो वह बीटा हाइड्रोजन पहले विलोपित होती है जिनकी संख्या कम हो, मतलब लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट फर्स्ट इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, यहां से मैं लिख सकता हूं लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट फर्स्ट, ये कंसेप्ट दिया दूसरा उन्होंने कि लेस नंबर बीटा हाइड्रोजन वो पहले विलोपित हो जाती है, मुख्य उत्पाद बना लेती है। तो इस हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, अब रिएक्टेंट, पहली परिभाषा प्रोडक्ट के संदर्भ में, जब वो एल्कीन की बात करता है तो प्रोडक्ट की तरफ देखना है, जब वो बीटा हाइड्रोजन की बात करता है तो हमको रिएक्टेंट की तरफ देखना है। तो पहले में तो अपन ने कहा कि अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद बनाती है, तो ये इसके संदर्भ में बात कही अपन ने, ये रहा उत्पाद के संदर्भ में। और बीटा हाइड्रोजन के संदर्भ में बात करेगा तो रिएक्टेंट की तरफ आ जाइए। रिएक्टेंट की तरफ आप आओगे तो ये कह रहा है कि भैया दो बीटा कार्बन है और उन पर उपस्थित हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। अब ये कह रहा है कि लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट फर्स्ट, कि जहां बीटा हाइड्रोजनों की संख्या कम है वो पहले एलिमिनेट होती है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है बीटा पे, बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो वो बीटा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? बीटा 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। क्या कह रहा है? लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट फर्स्ट, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बताओ एलिमिनेट कहां से होना है? फर्स्ट, बीटा जहां कम है। अगर यहां से एलिमिनेट हो तो देखो प्रोडक्ट यही तो बन रहा है, क्लियर है? तो इस तरह से हम सेडजेफ रूल को अप्लाई करते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब रही बात रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट के लिए हम पूरे कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम इसको, या नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे। तब तक आप कोई एग्जांपल लीजिए जिसमें एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, उनको एलिमिनेट करवा के चेक कीजिए कि मुख्य उत्पाद कौन सा है। आपको रूल अप्लाई करना है सेडजेफ का नियम, उसके आधार पर एल्कीन का बनना निर्धारित करते हैं, ठीक है।